Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस में फुल कंप्लीटेड डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए और जल्दी से उसको ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली चैनल, इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी कंटेंट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया। करा है नहीं करा है? पिछले सेशंस में किया है ना। अगर किसी भी बच्चे ने मिस कर दिया बेटा सेशन, डोंट वरी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो देयर एंड चेक द लिंक। ओके, तो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा धमाकेदार सेशन जाने वाला है, वो जाने वाला है किस पर? प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब कि जो हमने आयोनिक, जैसे आपको पता है ना, किसी कंपाउंड के बीच में, कोई कंपाउंड है जिसके बीच में आयोनिक बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड आपका आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको दे दूं कि ये आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब, कि छोटू सा रिकैप। ठीक है, बस इतना बताऊंगी कि आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा, और जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा, ये किसके बीच में बनता है? ये बनता है, जल्दी से बताइए किसके बीच में बनता है? ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। फॉर्म्ड in between metals and non-metals बट अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगी बेटा, तो ये बनेगा आपके दो नॉन मेटल्स के बीच में, फॉर्म्ड इन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। इतना याद रखना। और ऐसे कंपाउंड जो आयोनिक बॉन्ड को कैरी करेंगे, इसे मैं एग्जांपल भी यहाँ पे आपको लेके बता देती हूँ बेटा। एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे NaCl का, तो बेटा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है आपका। ये आयोनिक कंपाउंड क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या? बिकॉज इट कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या है बेटा? इसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आगे वाला पॉइंट? यस मैम। इसमें एग्जांपल ले लें बेटा, मान लो मैं H2 ले लूं, हाइड्रोजन गैस, मतलब जो बनी हुई होती है मॉलिक्यूल से, तो आप देखेंगे बेटा ये आपकी कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर है कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज का जो हमारा मेन टारगेट है बेटा इस सेशन का, वो सेशन का टारगेट ये रहेगा कि हमें ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, बेसिकली मैम चलो इनमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, वो मैंने आपको सिखा भी दिया है ना। बनता कैसे बेटा? आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि बनता कैसे। आयोनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर करने से बनता है ये। मतलब कि हम ये देखते हैं बेटा, इसमें जो मेटल होता है क्या, और जो नॉन मेटल होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, और जो नॉन मेटल होता है बेटा, वो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। बट अगर इसकी बात करूंगी बेटा, किसकी? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो ये कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनता है बेटा? ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? आया तो स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया बेटा इसका। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है किसके बीच में? दो नॉन मेटल्स के बीच में, इन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। डन।
चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, आयोनिक बॉन्ड क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड क्या था। अगर किसी भी बच्चे को डिटेल में सीखना है तो बेटा डोंट वरी, पूरा सेशन मिलेगा आपको कहाँ पे, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाकर उसको अच्छे से ग्रैब कर लो, ठीक है, कर लो ग्रैब जल्दी से जाके उसको। चलो तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में। तो अब मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है तो आप उस आयोनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे सामने। तो अब आप बोलेंगे कि मैम ठीक है हम ट्राई करेंगे उसको रिप्रेजेंट करने की, तो आपको कुछ पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ना, तभी तो आप उसको मेरे सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मानते नहीं मानते इस बात को? यस मैम, ये बात तो हम आपकी मान रहे हैं, आप सही बोल रही हैं बिल्कुल। तो ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आयोनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले यही दिमाग में आ रहा होगा कि पहली प्रॉपर्टी मैम ने क्या बोल दी कि भैया आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो हम सारी प्रॉपर्टीज को बेटा अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी मत सोचेगा कि मैम समझ में नहीं आएगा क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमें तो कभी पढ़ाई नहीं, बता रही हूँ ना। देखो तो हेडिंग लगा लो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या, ठीक है, आइए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, मतलब एटम्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, क्या इनके स्ट्रक्चर में एटम्स के, मतलब जो जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे बेटा किसका, NaCl का। मैं किसका एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, मैं NaCl का एग्जांपल ले रही हूँ विच इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका दिस सोडियम क्लोराइड। तो अब अगर मैं बात करूँ कि सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, ये तो आप जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक मेटल और एक नॉन मेटल का के बीच में बना हुआ कंपाउंड है, मतलब उनसे बना हुआ कंपाउंड है और इनके बीच में जो बॉन्ड है बेटा वो है आपका आयोनिक बॉन्ड, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। अब मैंने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आपने बेटा कभी सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, तो आप देखेंगे वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर इनके एटम्स के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट देखी जाती है कि जब आप उसको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो आपको एक बढ़िया सा एक क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं, लाइक दिस। रुक जाओ यार, बना के देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। ओके ओके डन। यार ऐसे नहीं बनेगा, रुको ज़रा, ठीक है, हाथ से बनाती हूँ। ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे इनको जोड़ दो, इन बॉक्सेस को ऐसे जोड़ दो ज़रा, मेरे को सिर्फ आपको ये दिखाना है क्रिस्टल लैटिस होता कैसा है, ठीक है, डन, ओके ओके ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज अ समथिंग, यहाँ पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको समझ में आ रही है, मतलब कि ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे, बस मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रही हूँ वो देखो ध्यान से। मान लो ये आपका समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हैं मतलब यहाँ पे ये जो है ये आपके मान लो ये Na है और ये Cl है, तो मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको मिलेगा एंड देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। आप देखोगे तो एक अरेंजमेंट आपको स्पेसिफिक सा अरेंजमेंट मिलेगा, और ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ना, ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स to form a crystal lattice, to form a crystal lattice। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मतलब इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है भाई इनके पार्टिकल्स का इनके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना जरा इसका,
ले लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज देयर अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट वन अनदर स्ट्रांगली एंड फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। द क्रिस्टल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं काफी और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बेटा आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके सॉलिड क्यों होते हैं बेटा, ये सॉलिड आपके इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपोजिट, देखो आपको पता है बेटा सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है उनके, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम ये देखते हैं कि ये आपस में एक अच्छे से एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और बनाते हैं एक लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा स्पेसिफिक अरेंजमेंट। तो हम ये देखते हैं, मतलब आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो अच्छे समझ में आ गई है कि आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या मतलब कि उनके एटम्स का, मतलब जो उनके पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट बहुत स्पेसिफिक है जिससे उन्होंने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस हैं जिनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग है। एंड दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब कि हार्ड होते हैं बेटा और ये ब्रिटल होते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। समझ में आ गया? ओके, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट आते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब आप बोलेंगे मैम हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को ये नहीं आता कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ बेटा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा कि आप मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड था, ठीक है, और आपने इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया, आपने इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए हीट दी होगी। आपको पता है ना कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉलिड के जो एटम्स हैं, उनको उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो अपने बीच में जो प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर पाएंगे। तो उसको ओवरकम कराने के लिए, उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे बेटा, हम यहाँ पे इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे। मान लो कोई x डिग्री टेम्परेचर हम इसको देंगे यहाँ पे। उस x डिग्री टेम्परेचर पर आने के बाद हम ये देखेंगे बेटा आपकी कि आपकी जो सॉलिड स्टेट है ये लिक्विड में मतलब कि कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये जो x डिग्री टेम्परेचर है ना आपका, ठीक है, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा एक ऐसा आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर वहाँ पे दिया है जिस पॉइंट पर जाकर आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होना शुरू हो गया है। एंड वही जो टेम्परेचर है ना, जिस पॉइंट पर जाकर, जिस टेम्परेचर पर जाकर, वही होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। फिर अगर बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, देखो हम लोग ये देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेटा अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है, किसमें आपके पास कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है, तो वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो ये भी मतलब यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम इसको देंगे, ठीक है, कितना कोई x डिग्री टेम्परेचर हम इसको देंगे, और जिस टेम्परेचर पर जाकर वो लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, तो वही जो टेम्परेचर पॉइंट है उसी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसी को हम लोग बोलने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? अगर ये चीज समझ में आ गई बेटा तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर देना, जरा जल्दी से रेड हार्ट चमका दो और सेशन को भी लाइक कर दो। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपसे क्या बोलना चाहती हूँ कि आयोनिक कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। हम ये देखते हैं बेटा कि सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना, 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 800 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा तब जाकर आपका नमक पिघलेगा कहीं पर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा 1413 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? सो द आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इतना ज्यादा क्यों है ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा क्या कर रहे हैं, कौन से जिम जा रहे हैं मैम? ये कोई जिम नहीं जा रहे हैं। इनके बीच में जो इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये दो अपोजिट चार्ज के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ये कंपाउंड दो अपोजिट चार्ज की वजह से बन पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। सो अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मेल्ट एंड बॉयल द आयोनिक कंपाउंड। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो उनको ब्रेक करा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। समझने वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका थर्ड, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। हम ये देखते हैं बेटा जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, उस चीज़ को ध्यान से याद रखना। एक होता है पोलर कंपाउंड और एक होता है बेटा नॉन पोलर कंपाउंड।
क्या, एक होता है आपका पोलर कंपाउंड और एक होता है आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड। सिंपल सी एक बात याद रखना, पोलर कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें कोई चार्ज डिफरेंस होगा। क्या होगा? जिनमें कोई चार्ज डिफरेंस होगा। चार्ज डिफरेंस मतलब देयर इज अ चार्ज डिफरेंस, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। और जो आपके नॉन पोलर होंगे बेटा वो उसमें कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज अ नो चार्ज डिफरेंस, देयर इज अ नो चार्ज डिफरेंस। हमें देखेंगे यहाँ पे कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो वाटर आपका एक पोलर कंपाउंड होता है। क्या होता है? पोलर। मतलब कि क्या मैम आप ये बोल रही हैं कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोई चार्ज डिफरेंस होता है? करेक्ट, मैं यही बोल रही हूँ स्टूडेंट। और हम ये देखते हैं बेटा इसकी वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, वो वाटर जो होता है वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ईजिली ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो जब वो उसको तोड़ देता है तो मतलब कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में डिसोसिएट हो जाते हैं? आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बट ये काम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं बेटा वो आपके नॉन पोलर होते हैं, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आपका आयोनिक कंपाउंड्स कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे कि आपका ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, कैरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। एल्कोहल में कभी नमक डाल के देखना, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन और कैरोसिन ऑयल, या मिट्टी का तेल हो उसमें डाल के देख लेना। सिमिलरली कॉपर सल्फेट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ गए? यस मैम। सो द आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज आयोनिक कंपाउंड क्यों डिसॉल्व हो पा रहा है बेटा वाटर में? जो रीजन मैं अभी आपको बताया है, क्योंकि इसका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वही चार्ज डिफरेंस, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू विच इट वीकन्स द, जो ये क्या करता है बेटा, जो आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये वीक कर देता है बेटा। द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड कैरोसिन कैन नॉट डू सो। बट ये काम ये जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं ये नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं बेटा तो मतलब कि आप सिंपल सी बात याद रखना कि आपके आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। पोलर सॉल्वेंट आपको पता है ना, सॉल्वेंट जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तो पोलर सॉल्वेंट मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंट जिनके बीच में कोई चार्ज डिफरेंस है। क्या? जिनके बीच में कोई चार्ज डिफरेंस है। तो याद रखना है पॉइंट, इसको लिख लो कहीं पे भी कि आयोनिक कंपाउंड्स, यही लिख लेते हैं, आयोनिक compounds soluble in the ionic compounds soluble in the polar solvents, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका ले लिया? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लें आप। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रही है बेटा। नेक्स्ट आता है आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। हम ये देखते हैं बेटा कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास में आपने क्या करा, नमक डाल दिया, ठीक है। एंड देन आपने वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करी। देन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड था। तो ऐसा क्या किया मैम उसने जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई? देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी बेटा कि NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। तो वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? वाटर आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, अभी मैंने आपको पीछे ये बात बताई है। तो इसका मतलब वो जो वाटर है ये उस आयोनिक कंपाउंड को क्या करेगा बेटा, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर देगा। और जब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर देगा बेटा, तो वहां से हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, हम वहां से ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो आपका आयोनिक कंपाउंड था वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा? वो आपके आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, तो आपको पता है कि आयंस के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। तो अगर आयंस का मूवमेंट, जब वहां पे आयंस आ जाएंगे तो आयंस मूव भी करेंगे और उनके मूवमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ओके मैम, समझ गए। जैसे कि क्या कर सकते हैं आप, वही मैंने आपको बताया ना, आप एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। सो आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिसॉल्व ऑन वाटर और व्हेन मेल्टेड। दिस मीन्स दैट आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। ये क्यों करा सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? क्योंकि इनके पास चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं।
सॉलिड आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयंस। हम ये देखते हैं बेटा जो आपके सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो भी आयंस के ही बने हुए हैं, बट वो कभी भी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो सॉलिड स्टेट में है तो उनके जो आयंस है ना वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, ठीक है। और आपको मैंने अभी क्या चीज़ बोली है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयन। तो जब वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं बेटा, वो मूवमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप ये बोल रहे हैं कि आपका आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, समझ गए? बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉलिड स्टेट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड द आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड पोजिशन, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते। सो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड क्या होंगे? नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। आप एक काम करके देख लेना, घर पे आप कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। जब आप देखेंगे बेटा उस एक्टिविटी में कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक तो लेना पानी का ग्लास, उसमें नमक घोल लेना, और एक लेना बेटा क्या आपका ऐसी नमक, ठीक है, और उसमें आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की कोशिश करना, वायर्स वगैरह डाल के कोई बल्ब वगैरह ग्लो कराने की कोशिश कर लेना। तो आप देखोगे आपका वो बल्ब ग्लो कर जाएगा जिसमें आपके पास पानी था, ठीक है, और जो सॉलिड है उससे आपकी कोई भी बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में आपके जो आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बेटा क्या हुए हैं? बाइंड हुए हैं। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? यस मैम समझ गए। नेक्स्ट, व्हेन वी डिसॉल्व द आयोनिक सॉलिड इन वाटर, बट जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम लोग वाटर में आयोनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं या मेल्ट करते हैं तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है। बताया था ना, एक जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट है एटम्स की वो टूट जाती है, वो खराब हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, एंड आयंस बिकम फ्री। और जो वो आयंस थे बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो क्या हो जाते हैं? वो फ्री हो जाते हैं। और जब वो फ्री हो गए हैं, मूवमेंट कर रहे हैं बेटा, तो मतलब कि वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करा पा रहे हैं। दस एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब होता है बेटा जब आपने किसी आयोनिक कंपाउंड को पानी में घोल रखा है, ठीक है। दस एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेटा क्या होंगे? फ्री आयंस होंगे इन द सोल्यूशन विच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ में आगे वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना बेटा, दो सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ आयंस बट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, आप ये कर लो, ठीक है। इतना क्या ही मैं आपको बता ही देती हूँ, ये बस मुझसे सब्र नहीं हुआ, आपको बताना ही पड़ेगा मुझे, ओके, ठीक है। ऐसे कर लो। मैं आपको एक वो बता देती हूँ, आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हैं। आप पता है आप स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जो आपकी एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं उसमें आप ये कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं, है ना। आप देखो मेटल एंड नॉन मेटल से आ रहा है आपका ये, तो आयनिक कंपाउंड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर आपने पानी ले रखा था और उस पानी में आपने नमक डाल दिया। आपने क्या करा, आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट क्या है? NaCl। तो अब जैसे आपने इसके अंदर डाला बेटा तो ये टूट गया आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। किस में टूट गया बेटा? ये आपका टूट गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है बेटा, ये क्या है इस टाइम पे? ये है फ्री आयंस। ये क्या है? ये फ्री आयंस है। जब तक ये ऐसा था, मतलब सॉलिड फॉर्म में था, तो मतलब ये आपका सॉलिड था, और सॉलिड था तो ये क्रिस्टलाइन था, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड था। क्या था बेटा? ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या था ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड था तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि नो फ्री आयंस, इसमें कोई नो फ्री आयंस नहीं थे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि वो जो आयंस थे वो आपके फ्री थे ही नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा, आपने मान लो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड वगैरह डाल दी, कुछ भी मतलब के ऐसा कुछ करंट वगैरह कंडक्ट करा दो, यहाँ पे वायरिंग वगैरह दिखा के, ठीक है। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, डोंट मेक अ फन ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे वही स्विच वगैरह बैटरी वगैरह लगा देना। चलो ये बैटरी लग रही है कहीं से कहीं तक, ठीक है। ऐसे करके और कुछ स्विच लगा लें, आप देखेंगे बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, ठीक है। समझ के वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब अगर यही काम करोगे किसके साथ, मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास एक ऐसे मतलब आपके पास एक ऐसे डिश वगैरह है, जो भी है, और इसमें क्या है, इसमें आपके पास है सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सॉल्ट है। अब ये क्या है, ये तो आपके सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो जब क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा NaCl, तो मतलब यहाँ पे कोई फ्री आयंस है ही नहीं, नो फ्री आयंस,
तो जब फ्री आयंस है ही नहीं बेटा यहाँ पे, तो करंट कैसे कंडक्ट होगा? तो मतलब अगर आपने यहाँ पे ये सेटअप दे भी दिया ऐसा कुछ करके, मतलब ऐसे कुछ करके आपने यहाँ पे सेटअप दे भी दिया, तो आप देखेंगे देयर इज अ नो, बल्ब यहाँ पे ग्लो ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई फ्री आयंस ही नहीं है। तो जब फ्री आयंस नहीं है तो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज अ नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हमें यहाँ पे कोई भी कंडक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? बट हम देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री आयंस हैं, तो मतलब कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इजी है, समझ में आया है बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई है ना आयोनिक कंपाउंड की? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो जल्दी से, ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ओके, सो द सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ आयंस एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन आर हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स पोजीशन इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। बट जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे बेटा, तो मेल्ट करेंगे या फिर तो हम ये देखेंगे ये गुड कंडक्टर बन जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ऑन डिजोल्विंग ऑन वाटर द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ब्रोकन अप। तो हम ये देखेंगे जैसे आप पानी में इसको मिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे, किसमें? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, एंड बिकम फ्री एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्या होगा बेटा? ये फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। समझ में आगे वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। तो मतलब यहाँ पर आपको बेटा आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं बेटा आपके, और ये आपके कैसे होते हैं? इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, और ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बेटा इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो जरा जल्दी से। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट जो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम क्या देखेंगे बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स में ऐसा क्या है, मतलब कि ये अलग है उनसे। तो वो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा कि ये आपके लिक्विड्स और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और वो सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही मतलब कि ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड, कुछ ही सॉलिड्स हैं, वरना ज़्यादातर जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बेटा वो आपके लिक्विड्स और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया यहाँ पे, जैसे कि एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन आर लिक्विड्स। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये लिक्विड्स हैं। मीथेन, ईथेन, इथीन, इथाइन एंड क्लोरीन, ये जो है गैसेज है। बट जैसे ग्लूकोज हो गया, केन शुगर हो गया, यूरिया हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या है बेटा? ये आपके सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। क्या है ये आपके सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस। अब ऐसा क्यों है बेटा? ये लिक्विड और गैसेस स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हम ये देखते हैं बेटा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। जैसे वो सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहे थे? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। बट ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में ज़्यादा क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो क्या है? वो कम है। ठीक है, तो ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हम क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे कि ये आपके कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा? ये आपके ज़्यादातर लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो पता चल गया आप लोगों को कौन कौन से हैं? बताइए ज़रा मेरे साथ जल्दी से। आपके अगर मैं बात करूँगी किसकी बेटा? लिक्विड वालों की, तो अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन, ये सब लिक्विड्स हैं। फिर गैसेस में बात करूँगी तो मीथेन, ईथेन, इथीन, इथाइन, क्लोरीन सब गैसेस हैं। फिर सॉलिड में बात करूँ तो कुछ सॉलिड्स जैसे कि आयोडीन आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नैप्थलीन है ना, आपका केन शुगर और ग्लूकोज, ये सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और क्यों है ये आपके ज़्यादातर? मतलब कि गैसेस और लिक्विड ही क्यों है? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट आता है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड का यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यार अब एक सिंपल सी बात बताओ, जब इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनका, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना आसान है। क्या? तोड़ना आसान है ना, मतलब इसको, तो जब इसको तोड़ना आसान है तो हम क्या करेंगे? हम कम हीट से भी, हम लेस हीट से भी इसको तोड़ सकते हैं। लेस हीट ओवरकम दिस बॉन्ड, ओवरकम दिस बॉन्ड। ठीक है, थोड़ी सी हीट भी इस बॉन्ड को ओवरकम कर सकती है। तो मतलब कि हम देखेंगे कि इन कंपाउंड्स को आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल जैसे नैप्थलीन की बात करेंगे बेटा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेल्सियस। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे बेटा, उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना होता है? 77 डिग्री सेल्सियस। और आपने देखा था NaCl का कितना था? 800 डिग्री तो उसका वो था, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना था? कुछ 1400 के अराउंड का था। तो इतना ज़्यादा था क्योंकि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, दो अपोजिटली चार्ज आयंस थे उनमें,
ठीक है, जिनकी वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ और जिसकी वजह से उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो स्ट्रांग हो गई। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। हम ये देखते हैं बेटा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है। बट हम आयोनिक कंपाउंड में देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड में एक जो एटम होता है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा वाला उससे एक्सेप्ट करता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड इज वेरी वीक। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पॉइंट्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि कुछ ही बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट इसको लगेगी क्या करने के लिए, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। समझ गए? चले आगे। ओके मैम, चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो होते हैं बेटा ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है वो क्या है, वो न्यूट्रल है। क्या हो रहा है ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा ये आपके न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, पढ़ी ना आपने यहाँ पे वाली बात कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर ये न्यूट्रल है बेटा तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इनमें कोई चार्ज डिफरेंस नहीं है। देयर इज अ नो चार्ज डिफरेंस, देयर इज अ नो चार्ज डिफरेंस। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपके नॉन पोलर है। ये क्या है, ये आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? ये क्या है, ये आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। आ गया समझ में? ओके, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। फिर आप एक बात बताओ, वाटर की बात करूं तो वाटर एक पोलर कंपाउंड है। क्या बेटा, ये आपका एक पोलर कंपाउंड है। तो मतलब कि इसमें चार्ज डिफरेंस है। क्या है बेटा, इसमें आपका चार्ज डिफरेंस है। तो यार एक बात बताओ, एक नॉन पोलर को कैसे करोगे पोलर में डिसॉल्व? एक नॉन पोलर को पोलर में कैसे डिसॉल्व करोगे? तो इसलिए हम लोग देखते हैं बेटा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे बेटा, क्या जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होंगे, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये आपके होते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा ना। सो फॉर एग्जाम्पल नैप्थलीन जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट वो ईथर जैसे जो वो होती हैं उन सब चीज़ों में डिसॉल्व हो जाता है। सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज, शुगर, यूरिया आर हाउएवर सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल हैं वाटर में। द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड अमोनिया आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो कुछ पोलर भी होते हैं, कुछ नॉन पोलर भी होते हैं। बस आप इतना याद रखो कि ज़्यादातर ये आपके नॉन पोलर होते हैं। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया? लिया कि नहीं लिया? जल्दी बताओ। लिया? चलो नेक्स्ट आते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये जो होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करते। यार एक बात सिंपल सी बताओ, जब इनके बीच में कोई चार्ज डिफरेंस है ही नहीं तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? तो स्टूडेंट जब आयन में डिसोसिएट ही नहीं हो सकते तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट कराएंगे? क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा वो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होगा। होगा नहीं होगा? यस मैम। सो दिस मीन्स दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास आयंस ही नहीं है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक कोवेलेंट कंपाउंड ले लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, अब आप एक काम करो, जैसे आपने किया था ना एक्सपेरिमेंट, ऐसे आप करो। यहाँ पे आप क्या लो, देयर इज आप लो एक बीकर, एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो एक्सपेरिमेंट्स। अब क्या करो यहाँ पे, ठीक है, ये कितना बड़ा मूवमेंट है इसका। ठीक है, अब क्या करो, अब इसमें ना ग्लूकोज लो, मतलब पानी लो, पानी में ग्लूकोज घोल दो। ये वाटर लिया, वाटर में डाल दो ग्लूकोज। जस्ट पुट सम ग्लूकोज हियर, C6H12O6। क्या डालना है आपको? C6H12O6। ठीक है, कर दोगे? ग्लूकोज डाला, ओके। अब क्या करो यहाँ पर, देजा मतलब लाइक इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दो, वायरिंग वगैरह कर लो ऐसे कुछ करके। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड डाल दो ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। एंड देयर इज अ, जो हमने पीछे किया था अभी ऐसे कुछ वायरिंग वगैरह कर लो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखोगे आप थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका बल्ब है विल नॉट ग्लो।
बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब आपका ग्लो ही नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टूडेंट ऐसा इसलिए हुआ कि आपने ग्लूकोज को पानी में डाला, ठीक है, तो ग्लूकोज आयंस में थोड़ी टूटा। हाँ, ग्लूकोज आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ, ग्लूकोज will not dissociate into ions, will not dissociate into ions। ये आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। किस में डिसोसिएट नहीं होता है? ये आपका आयंस में कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, ठीक है। तो इसलिए जब ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देयर इज नो आयंस, सो ग्लूकोज आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, सो कोवैलेंट कंपाउंड या फिर सो ग्लूकोज कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आगे वाला पॉइंट आप लोग को? आप इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखा सकते हो अपने टीचर को, अगर वो आपसे पूछ लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। पता है आप ये अपने साइंस एग्जीबिशंस में कर सकते हैं, जैसे केन, शुगर, यूरिया, अल्कोहल, ये सारे जो है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस ही नहीं, आयंस में नहीं टूट पाएंगे। कुछ पोलर कंपाउंड्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कंडक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। देखो अब आप सोचोगे मैम जब ये पोलर हैं तो इनके ये कैसे कंडक्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को? बेटा पोलर कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ इस बात को। पोलर कोवैलेंट का मतलब होता है बेटा, पोलर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, देयर इज अ चार्ज डिफरेंस। अब वो चार्ज डिफरेंस आया कैसे? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, जैसे मैंने पीछे भी आपको ये बात नहीं बताई थी कि पोलर, इसमें मैंने अभी आपको बोला था कि जनरली ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, बट जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर तो खुद पोलर है। अब ये पोलर कोवैलेंट का मतलब क्या होगा बेटा? ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जिनमें चार्ज डिफरेंस होगा। जिसके एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे HCl का। HCl का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों ले रही हूँ? देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है और क्लोरीन भी आपका नॉन मेटल है, तो हम ये देखते हैं इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। बट और ये कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा? ये है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा है ये? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो, बट क्लोरीन ना दादागिरी दिखाता है। अब आप बोलेंगे दादागिरी दिखाता है, क्लोरीन काफी दादागिरी दिखाता है किस पे? हाइड्रोजन पे। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्या? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जब अपनी तरफ इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लोरीन ऐसा कर क्यों रहा है? बेटा क्लोरीन इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि क्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है बेटा? क्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो इसी वजह से देखो ये है कोवैलेंट कंपाउंड HCl की, जो ये गैस है ये आपकी है कोवैलेंट कंपाउंड, बट फिर भी ये पोलर है। पोलर का मतलब क्या है कि इनके बीच में देयर इज अ चार्ज डिफरेंस। और वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और जब क्लोरीन उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है तो क्लोरीन के पास चार्ज कौन सा डेवलप होने वाला है? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन भी तो था ना उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में, बट हाइड्रोजन जो होगा बेटा वो आपका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? आई होप अब आपको समझ में आ गया कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इनको डिसॉल्व करेंगे बेटा वाटर में, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग आयंस, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगी HCl तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा तो वो आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि आपके जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो कैसे हैं बेटा? वो आपके नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, पोलर भी होते हैं बट मेजरली, एंड जो आपके क्या होते हैं बेटा आपके और क्या था, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ये कैसे होते हैं बेटा? ये आपके लिक्विड और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो वही हो गया, आयोनिक कंपाउंड्स होंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये नॉन वॉलेटाइल होंगे। नॉन, देखो वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो गैसियस स्टेट में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये तो जल्दी होने नहीं वाले भैया, 1500 तक देना पड़ेगा आपको टेम्परेचर, 1400 तक देना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके होगा ये वॉलेटाइल बनेगा ये। तो आपको लगता है आप इतना टेम्परेचर दे पाओगे इसको? मतलब अगर आप देना चाह रहे हो लेबोरेटरी में वो तो आप कर सकते हो अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, बट नॉट पॉसिबल। तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर इनको मेल्ट करते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद या मेल्ट होने के बाद आयंस, मतलब जो ये अभी तक ये फिक्स पोजीशन में थे, एक हेल्ड
मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में था, बट जैसे ही क्या हुआ बेटा, जैसे ही ये मेल्ट हुए या फिर डिजोल्व हुए तो ये ना आयंस में चले गया। वो आयंस कैसे थे, फ्री आयंस थे, और उनके फ्री आयंस की मूवमेंट की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला बेटा, यहाँ पर हमें देखने को मिला क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। आयोनिक कंपाउंड जो है वो यूजुअली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, क्योंकि ये पोलर होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेटा ये डिफरेंस जल्दी से अपनी कॉपीज के अंदर लिख लो, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान में क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, लिख लिया, ओके। नेक्स्ट कोवेलेंट की बात करेंगे तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली आपके लिक्विड्स और गैसेस होते हैं। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड। इनमें से कुछ ही क्या होते हैं बेटा, आपके सॉलिड होते हैं। ठीक है, सो कोवेलेंट क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन भी मैम आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि बेटा इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, तो जिसकी वजह से ये जनरली कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तभी तो सॉलिड स्टेट बनती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। हम ये देखते हैं बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में आपके ज़्यादातर, सिर्फ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को छोड़कर। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट नहीं कर पाते हैं बेटा क्योंकि आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पोलर वाले कर लेंगे क्योंकि उनके बीच में एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नेगेटिविटी की वजह से। समझ गए, ओके। तो अब आते हैं मेरा क्वेश्चन, एंड देन कुछ क्वेश्चन देखने के बाद हम सेशन को यहीं पर एंड कर दें, क्योंकि आपको अच्छे से चीजें समझाना और उन पे क्वेश्चन लगवाना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड AB, ओके, एक कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करना है, उस कंपाउंड का नाम है AB। इसमें जो एटम A है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ओके, वाइल एटम B ने गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, और उस B एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन AB, ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, और प्रोडिक्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ AB, और आपको AB की 2 प्रॉपर्टीज को प्रोडिक्ट करना है। भाई इतना मज़ेदार क्वेश्चन, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखें हम यहाँ पे। तो देखो आपको पता है AB एक कंपाउंड है, AB एक कंपाउंड है, इसमें से ये बोल रहे हैं कि A ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है अपना। ठीक है, और B ने क्या करा है, B ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा है। मतलब क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यस मैम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि A के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने किसको दे दिया बेटा, वो B को दे दिया इसने। तो मतलब मैम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मतलब जब A ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो A के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैम यहाँ पे तो चार्ज डेवलप हो गया, और अगर यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इनके बीच में बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड था, ये था आयोनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या मैम, हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है। बिल्कुल आप बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बोल रहे हैं कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, AB के बीच में, AB के बीच में आपका आयोनिक बॉन्ड होगा, और इसकी 2 प्रॉपर्टीज को आप प्रोडिक्ट कर दीजिए। तो अभी पढ़ाइए मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। आपने यहाँ से क्या प्रोडिक्ट कर लिया, आपने यहाँ से ये प्रोडिक्ट कर लिया कि आपका जो AB है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर ये आयोनिक कंपाउंड है बेटा तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज सेट कर दो। ठीक है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बताओ। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी बेटा आपकी यहाँ पे। सबसे पहली बात कि ये कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप इसमें, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और क्या बताया था मैंने आपको, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेंगे ये, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। बस खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, बताओ कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, बिल्कुल कर पाओगे भाई, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, इजी है बेटा। देखो कुछ भी टफ नहीं है, जब तक आप करना चाहते हैं तब तक कुछ टफ नहीं है, जब आप बिल्कुल करना ही नहीं चाहते तो भाई उससे ज़्यादा तो कोई टफ ही नहीं है चीज़। तो हेयर एटम्स जो आपका एटम A है बेटा उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। ठीक है, वेयर जो एटम B है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है। तो दिस मीन्स दैट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हम ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है A से B पर।
सो नाउ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आपको पता है बेटा कि जो बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो होता है आयोनिक बॉन्ड। सो द नेचर ऑफ बॉन्ड इन द कंपाउंड AB इज आयोनिक। प्रॉपर्टी जैसे कि ये सॉल्युबल है वाटर में और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। अब आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ओके, एक एलिमेंट है A, ठीक है, हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एक एलिमेंट A है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑफ इट्स एटम एंड कंबाइन विद अनदर एलिमेंट B, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये किसी एक अनदर एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बोल रहे हैं जो कंपाउंड बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड इन द कंपाउंड। ये बोल रहे हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है उसका नेचर क्या होगा कंपाउंड में। गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। कम विथ मी, लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। तो आप देखेंगे सोल्यूशन में क्या देखेंगे आप यहाँ पे, देखो एलिमेंट A है और एलिमेंट B है, अलग अलग लिखते हैं। तो एलिमेंट A में क्या बता रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है और एलिमेंट B में क्या बता रहे हैं बेटा, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं इनको ऐसे लिख दूँ तो किसी को डर तो मतलब गुस्सा तो नहीं आएगा मुझ पर। 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और जो आपका B वाला है बेटा उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं यहाँ पे 7 करके लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में आपको कंपाउंड मतलब कि आपको कंपाउंड बनाना है, तो अब एक बात खुद सोचो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी लास्ट शेल में और इसकी में 7 हैं। तो मतलब कि अगर मैं इस एटम की थोड़ी सी क्या करूँ, एक मतलब कि थोड़ी सी जान पहचान कराने की कोशिश करूँ आपसे, तो आपको पता है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो मतलब कि K और L की अगर मैं बात करूँगी तो अगर लास्ट में 4 हैं तो आगे वाले में 2 ही होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो मतलब A वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी रहेगी 2 और 4। और B वाले की बात करें बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले में, तो अंदर वाली में 2 होंगे। तो ये B वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी K और L में। तो इसका मतलब मैम चलिए B वाले को तो एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो A वाला इसको ईजिली दे देगा, बट A वाले को तो 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या नहीं है। तो मतलब कि ये जो A है ये सिर्फ एक B से कंबाइन नहीं करेगा, ये 4 B से कंबाइन करेगा। किससे? 4 B से ये कंबाइन करेगा आपके। कैसे? कुछ ऐसे देखो, ऐसे जैसे A है ये, तो इसके पास इसके अराउंड 4 B लगा दो। अब देखो A में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से देखना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मतलब कि कैसे हम लोग करेंगे इसको, बहुत ईजी है। A में 4 थे, B में कितने थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया वाला पॉइंट? ओके। तो अब आप देखो बेटा यहाँ पे कि B और A में क्या होगा, B जो है वो A से ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सारे B 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे A से। ले लेंगे नहीं ले लेंगे? ले लेंगे। अब A क्या करेगा, A के पास ऑलरेडी 4 थे तो A भी इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मतलब अब हम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे A की, तो उसके पास K और L में 2 और 8 हो जाएंगे, पूरे 4 मिल गए ना उसको। और B क्या करेगा बेटा, B के पास ऑलरेडी 1-1 की कमी थी ना, बट 4 B थे यहाँ पे, तो उसके पास भी 2 और 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये अब A और B जो हैं ये एक स्टेबिलिटी इनको मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है बेटा? एक स्टेबिलिटी इनको यहाँ पे गेन हो चुकी है। तो अगर इनको एक स्टेबिलिटी गेन हो गई है यहाँ पे, तो मतलब कि अब इन्होंने क्या है, अगर मैं कंपाउंड देखूँ, अब देखो आप यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना बेटा यहाँ पे, तो A इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हुई है। तो मतलब ये क्या है, ये है बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है आपका? ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा? ये है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो कंपाउंड क्या है, आप कंपाउंड लिखेंगे यहाँ पे। तो कंपाउंड यार कहाँ लिखूँ मैं, चलो यहीं लिख लेती हूँ। कंपाउंड बनेगा आपका क्या, AB4, क्योंकि A और B 4 है ना, ठीक है, B 4 है। ओके, और ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, क्या है बेटा? ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। और ये कैसे बना है? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। इसका नेचर क्या हो जाएगा बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, वो आपको बता ही रखा है। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, और ऐसे क्वेश्चंस आप डील कर सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है साइंस के अंदर। ठीक है, तो आप देखेंगे द एटम ए हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम ये देखते हैं एटम ए में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है एक 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे इनर्ट गैस की होती है वो पाने के लिए। फिर आउटर मोस्ट में 7 है, so it needs 1 more electron to complete the 8 electron structure. Since both the reacting atom needs electron to achieve the inert gas, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों ही एटम आपस में रिएक्शन करेंगे एक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए।
तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द कंपाउंड इज कंफर्म बाय द फैक्ट दैट, अब आपको क्या पता चला कि ये पक्का वही है, क्योंकि स्टूडेंट उसने एक बात लिखी थी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट आयोनिक वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं करता, ठीक है। सो वी हैव गिवन दैट द एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड बी हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो द कंपाउंड विल बी AB4। क्या AB4 आपका कंपाउंड होगा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन, भैया उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 भी तो दे पाएंगे उसको 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 ऐसी तो बनता है, CCl4 भी बनता नहीं बनता है, यस मैम बनता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन बोल रही हूँ मैं, देख रहा हूँ, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अब एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे AB4 यहाँ पे बना के दिखाया है। CCl4 भी सेम होता है, कार्बन के पास 4 होंगे आउटर मोस्ट में, क्लोरीन के पास 7 होंगे आउटर मोस्ट में, तो कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो कार्बन के पास 4 होंगे ना, और क्लोरीन के पास आपके कितने होंगे, 7। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा यहाँ पे, और ये कार्बन भी इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम थी आपकी कैसी थी बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है पूरा। अगर समझ में आ गया तो इसी बात पे बेटा रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को भी लाइक करो। आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको KG से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई-बुक्स एंड ई-नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जाकर ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।